नमस्कार, नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आइए इग्नू का जो ब्लॉक 2 है उसका यूनिट नंबर 3 एम के नाइक एंड द इशूज़ ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। तो आई एम सॉरी इसलिए क्योंकि मैं 4 दिन से ना वीडियोस नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरी जो तबीयत थी वो ख़राब हो गई थी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहती हूँ। इसमें इसकी जो इंट्रोडक्शन में ना मैं इसको स्टोरी के रूप में पढ़ाऊँगी ताकि पढ़ने में भी जो लगे इंटरेस्टिंग लगे। तो एम के नाइक नाम का एक व्यक्ति था, उसने ना इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था, क्योंकि उसको इंग्लिश में बोलना लिखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो उन्होंने इंग्लिश को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। लेकिन उसी तरह ना बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा डरते थे। किस चीज़ से डरते थे? वो डरते थे इस चीज़ के कहीं ऐसी लैंग्वेज ना थोप दी जाए जो पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ जो है क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का क्या रहता था, ये डर बना रहता था। लेकिन एक तरफ जो है एम के नायक इसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे, और दूसरी तरफ जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ों से डरते थे, कहीं कुछ हो ना जाए। उसके बाद एम के नाइक एंड द इशूज़ ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे हम। एम के नाइक, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में। ओके, वो ना मतलब कि लोगों को जोड़ना चाहते थे, लोगों को इंग्लिश से अवगत कराना चाहते थे, कैसे हमारे इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज आई और कैसे लोगों ने उनको नकारा। लेकिन फिर भी इंग्लिश ने अपनी जगह कैसे इंडिया में बनाई। वो किताबों के पन्नों पर इन सब कहानियों को क्या कर रहे थे, लिख रहे थे ताकि आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है ना वो क्या कर सके, इन सबको पढ़ सके। तो इसीलिए उन्होंने जो इंग्लिश लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया है, या फिर उन्होंने जो इंग्लिश लैंग्वेज को बताने की कोशिश करी है, उन्होंने भाइयों के रूप में बताने की कोशिश की है। जैसे कि कुछ भाई नहीं होते हैं, तो ब्रदर के रूप में उन्होंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक परिवार में कुछ भाई थे, जिसमें से तमिल, तेलुगु, बंगाली, महाराष्ट्रियन, ये क्या थे, ये बड़े बड़े भाई थे। लेकिन इंग्लिश जो भी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, यानी कि अभी उसने जन्म ही लिया था, उसको जन्म लिए बस 200 साल ही हुए थे, और भाइयों में सबसे छोटी थी। ऐसे उन्होंने बताने की क्या करी है, कोशिश करी है। इस चीज़ को उन्होंने इस तरीके से बताना और समझाने की कोशिश करी है। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन्होंने सारी लैंग्वेजेस के बारे में कुछ ना कुछ जो है चीज़ें बताई, लेकिन उन्होंने ना हिंदी का प्रचार प्रसार बिल्कुल भी नहीं किया, और जिससे कि जो लोगों में नाराज़गी पैदा भी हुई थी। वे बिल्कुल भी जो है हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के तर्क में बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने जितना भी जो सपोर्ट किया था वो इंग्लिश लैंग्वेजेस को क्या था, उन्होंने हिंदी के बारे में हमें कहीं भी बताने की, समझाने की कोई भी कोशिश नहीं किया, बल्कि तेलुगु, महाराष्ट्र, इन सब के बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ बताया, लेकिन हिंदी लैंग्वेजेस के बारे में हमें नहीं बताया। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो स्टार्ट हो। अब इस स्टोरी के बीच में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो एक बंगाली राइटर था, बुद्धादेव जो बॉस थे ना, उन्होंने इंग्लिश के बारे में बहुत ही अनाप शनाप बोला। मतलब कि उनका कहने का मतलब था जो इंग्लिश लैंग्वेज है मरी हुई लैंग्वेज है, यह तो सिर्फ किताबों के पन्नों पर लिखी हुई है, इसको तो समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लोगों को वो भाषा यूज़ करनी चाहिए जो गाँवों, शहरों और सड़कों पर बोली जाती है, जिसको लोग आसानी से समझ सके। वो बिल्कुल भी इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज बनाने के तर्क में नहीं थे। लेकिन इसी के चलते ना एम के नाइक ने इनको पलटकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है आधुनिक जीवन का जो क्या है, एक अच्छी लैंग्वेज बनने वाली है, जो अगर लोग इसको समर्थन करेंगे तो भविष्य में सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज है इंग्लिश से चलेगी। यहाँ तक कि कुछ शहरों जैसे कि मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड में तो इंग्लिश का यूज़ होने लगा है। लोग इंग्लिश की भाषा को समझने लगे हैं और अपनी लाइफ में इसको यूज़ करने लगे हैं। बुद्धादेव बोस कहते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बाहर की लैंग्वेज है, इसको हमें अपने भारत में यूज़ नहीं करना चाहिए। वो इसको एक द्वितीय लैंग्वेज यानी कि सेकेंडरी लैंग्वेज मतलब कि बताते हैं, सेकंड लैंग्वेज बताते हैं इसको,
इंडिया की फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं बताते, लेकिन आज के इस टाइम में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कोर्ट में, एजुकेशन में, स्कूल में, कॉलेज में सब, और यहाँ तक कि प्राइवेट ऑफिसों में सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाली लैंग्वेज है। ये सारी जो बातें हैं एम.के. नायक और बुद्धदेव के बॉस में चल रही थी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट चलता है वो हमारा चलता है सोशल लाइफ एंड लैंग्वेज। सोशल लाइफ एंड लैंग्वेज उसी प्रकार से जो एम.के. नायक है वो अपनी इंग्लिश के बारे में फिर से प्रचार प्रसार कर रहे थे कि जो इंग्लिश है वो हमारी सोशल लाइफ से जुड़ी हुई है, हमको इसको यूज़ करना चाहिए और हमें इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए, नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। इसकी तरफ में जुड़े हुए थे। लेकिन तभी इस स्टोरी में एंटर करते हैं दो इंसान, एक आर से दत्त इसमें एंटर करते हैं और एक एम चलपति राव इस कहानी में एंटर देते हैं। उन्होंने कहा कि कभी क्या मतलब कि उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक सेकेंडरी लैंग्वेज है, और क्या कभी भारत के लोगों को इंग्लिश में आशीर्वाद देते, बोलते या बातचीत करते कभी सुना है? भारत के लोग तो ऐसी भाषा बोलते हैं जो उनको ईज़िली समझ में आ जाए। तो हमें भी ऐसी लैंग्वेज का प्रचार करना चाहिए, मतलब कि ऐसी लैंग्वेज को आगे बढ़ाना चाहिए या नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए जो लोगों को ईज़िली समझ में आ जाए और लोगों को उनसे किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर हम कोई आगे चल के किताब भी लिखते हैं इंग्लिश में तो वो हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती। लेकिन जब भी अगर हम हिंदी में कोई किताब लिखते हैं, तमिल या बंगाली में कोई किताब लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, तो लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों इसके पीछे कारण यही है कि लोग उसको उस लैंग्वेज से ज़्यादा कनेक्ट है, उस लैंग्वेज जिसको वो समझते हैं, इसीलिए बस यही कारण है। उसके बाद इसमें जो दो हमारे भारत के जो दो लड़के थे यंग, जो पढ़ाई कर रहे थे इंग्लैंड में, वहाँ पर जाके उन्होंने भी इंग्लिश को खूब पढ़ा था। लेकिन उन्होंने यही सेम बात कही कि हमें ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए जो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में पहले से ही चली हुई है, जिसको लोग आराम से ईज़िली समझ सके, पढ़ सके, ना कि हमें ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। तो ये दो युवा थे हमारे भारत के जो इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने भी चलपति राव का, आर.सी. दत्त का, इन दोनों का समर्थन किया था। लेकिन दूसरी तरफ हैरानी होने वाली बात यह है कि जो एम.के. नायक है वो अपनी बात से उतरते नहीं है। वो तो इंग्लिश का इतना साथ देते हैं कि वो किसी दूसरे के व्यक्ति को क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उसकी बातों को वो समझ ही नहीं रहे हैं। वो तो सिर्फ बोल रहे हैं कि इंग्लिश को ही नेशनल लैंग्वेज बनाओ, लेकिन तभी एक जॉन मिल्टन नाम का व्यक्ति आता है जिसकी मदद से जो एम.के. नायक है वो और भी ज़्यादा अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर और भी ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। कैसे? जो जॉन मिल्टन नाम का व्यक्ति है ना, उन्होंने सारी बुक्स वगैरह क्या लिखी, इंग्लिश में लिखी। उन्होंने भी जो एम.के. नायक का साथ दिया। इसी प्रकार जो है कि एम.के. नायक तो था ही, साथ ही साथ जॉन मिल्टन भी उसके साथ आ गए। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो इंग्लिश लैंग्वेजेस धीरे धीरे करके बढ़ रही थी, लोग एम.के. नायक और इंग्लिश लैंग्वेजेस का साथ दे रहे थे। और जो जॉन मिल्टन है ना, उन्होंने जो अपनी जो बुक है पैरालाइज्ड, वो भी उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी थी। तो बस यही कारण है कि कुछ लोग तो हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, कुछ लोग हिंदी को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एम.के. नायक अपनी बात से मुकर नहीं रहे थे, मतलब कि अपनी बात पर अड़े हुए थे, और उनको साथ देने के लिए जॉन मिल्टन नाम का एक व्यक्ति आ जाता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं राजा राव एंड इंडियन लैंग्वेजेस। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी का जो चैप्टर है सर मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करांगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।